स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी में आज हम लोग करेंगे निमी MCQ का पार्ट 19। इसके पहले के 18 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है सभी तरह के कोर्सेज़ की, आपके वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड। वहाँ से आप जाके उनकी स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप भी किसी भी एग्जामिनेशन में, ना कि सिर्फ ITI एग्जाम में, सभी एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाएंगे अगर आप इन सभी को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरी सीरीज में। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आपको हमने आंसर्स बताए हों। चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे ITI से जुड़ी हुई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी तरह के अपडेट व PDF हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपका लाइक ही ना इस वीडियो की जान होती कह सकते हैं आप। अगर लाइक आप नहीं करते हैं तो वीडियो कभी भी सभी लोगों तक नहीं पहुँच सकती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि 19 पार्ट के बाद आपका एक पार्ट और आएगा जो कि आपका 20वां पार्ट होगा, और इसी में आपकी पूरी वेल्डर थ्योरी जो है निमी भारत स्किल की वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा करते आए हैं, इस बार भी ज़रूर करेंगे, उम्मीद करते हैं हम। 201 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला ही क्वेश्चन इस पार्ट का। व्हिच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, 2020 से हर एग्जाम में लगभग पूछा गया ये। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने, मूवेबल मतलब होता है जो मूव करता हो, जरूर नहीं घूमता हो, अप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड मूवेबल यानी चलने वाला या चलायमान या घूमने वाला होता है। बोथ यानी दोनों इलेक्ट्रोड घूमते हैं, बोथ नॉट मूव दोनों नहीं घूमते, ऊपरी इलेक्ट्रोड या लोअर इलेक्ट्रोड। तो ध्यान दीजिए, स्पॉट वेल्डिंग में हमेशा जो ऊपरी इलेक्ट्रोड होता है ना वही मूव करता है। जस्ट लाइक स्टेपलर आपका होता है ना, उसी तरह की ये स्पॉट वेल्डिंग होती है, जिसमें ये कॉपर के लोअर इलेक्ट्रोड हो गए आपके, ये आपका अपर इलेक्ट्रोड है जिस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड फिर यहाँ पे आपका एक नगेट फॉर्म होता है एंड वेल्डिंग हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं नगेट, ठीक है, NUGGET। ये भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक। स्पॉट वेल्डिंग किसके अंतर्गत आता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? कॉपर एलॉय के होते हैं, ठीक है। मूव कौन सा करता है? अपर इलेक्ट्रोड करता है। क्या फॉर्म होता है? नगेट फॉर्म होता है। किस के अंतर्गत आता है? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ये 4-5 क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर, व्हिच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस तरह के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, टंगस्टन का या स्टेनलेस स्टील का। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। आप सबने प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। ये एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जिससे यहाँ आर्क बनती है, एंड ये आपकी सील्डिंग गैस की नोजल होती है, ठीक है, और ये प्लाज्मा गैस की नोजल होती है। इस तरह का इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है जो प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च होती है उसका, एंड फिर आपका फाइनली यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। प्लाज्मा आर्क से वेल्डिंग भी होती है, कटिंग भी होती है, ठीक है, कई सारे काम इससे किए जा सकते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर बहुत हाई मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर अ नगेट इज फॉर्म्ड इन द वेल्ड जॉइंट। देखिए अभी हमने बताया था वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग की किस प्रक्रिया में नगेट का फॉर्म करती, मतलब नगेट का निर्माण होता है। आर्क वेल्डिंग में, सीम वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग या परकुशन वेल्डिंग में। तो ध्यान दीजिए, स्पॉट वेल्डिंग में नगेट फॉर्म होता है, आर्क वेल्डिंग में बीड फॉर्म होती है, सीम वेल्डिंग में आपका एक तरह से ना कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग कहते हैं। इसमें डिस्क टाइप का या रोटेटिंग इलेक्ट्रोड, इस तरह से व्हील टाइप का इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। यहाँ पे ये नगेट फॉर्म हो रहा है आपका, जो हमने अभी आपको बताया था, ठीक है, क्या है? नगेट फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील वायर मेश एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग स्टेनलेस स्टील वायर का मेश यानी जो जाली टाइप का होता है, और सर्जिकल उपकरण जो आपके ऑपरेशन वगैरह में यूज होते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं ना सर्जरी में, तो ऐसे उपकरणों को वेल्डिंग करने के लिए किसका वेल्डिंग का, कौन सी वेल्डिंग प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग या प्लाज्मा वेल्डिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग ना माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, माइक्रो प्लाज्मा क्यों? आप सोच रहे होंगे प्लाज्मा तो ठीक है, माइक्रो प्लाज्मा क्या है? तो देखिए, माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग जो आपकी होती है ना, इसमें आप 100 माइक्रॉन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 100 माइक्रॉन मतलब लगभग आपका जो बाल होता है ना 70 माइक्रॉन का होता है, उससे थोड़े मोटे जो सीट्स होती है ना, उनकी भी आप वेल्डिंग कर सकते हैं। लेके 1.5 mm तक के मटेरियल की वेल्डिंग आप माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग से कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो भी आपके वायर मेश होते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जो कि काफ़ी बारीक होते हैं, उनकी वेल्डिंग में माइक्रो प्लाज्मा वेल्डिंग का प्रयोग जो है किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल। स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस का, माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस का, की होल प्लाज्मा प्रोसेस का, या प्लाज्मा कटिंग का। तो स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए हम लोग प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस प्रयोग करते हैं, उससे आप स्टेनलेस स्टील यानी एसएस को काट सकते हैं। अगला 206 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील निकेल एलॉय बाई प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील और निकेल एलॉय जो होते हैं, अगर उनको हमको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से वेल्ड करना हो तो कौन सी गैस, कौन सी सील्डिंग गैस या कौन सी गैस यहाँ पे सुटेबल होगी? आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन या नियॉन। तो कौन सी गैस उपयुक्त होगी? उस केस में हाइड्रोजन गैस उपयुक्त होती है। स्टेनलेस स्टील और निकेल एलॉय के केस में हाइड्रोजन गैस आपकी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, व्हिच गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील एंड टाइटेनियम बाई प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए, जैसे ही स्टेनलेस स्टील यहाँ कार्बन स्टील आ जाएगा, अब हाइड्रोजन की यहाँ आपकी सबसे अच्छी गैस कौन सी हो जाएगी उसके लिए? तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी आर्गन गैस। कौन सी गैस हो जाएगी? आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ कार्बन स्टील एंड टाइटेनियम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आर्गन गैस ज़्यादा सुटेबल रहेगी, ज़्यादा योग्य या उपयुक्त रहेगी। 208 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द प्रोसेस टू अटेन फुल पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड इन 10 mm स्टेनलेस स्टील। यहाँ कह रहा है कि 10 mm स्टेनलेस स्टील में वेल्ड की पूरी पेनिट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी होगी? 10 mm मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी मोटी मान लीजिए 10 mm जो है आपकी कोई स्टेनलेस स्टील की प्लेट है, उसकी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो पूरा पेनिट्रेशन आपको प्राप्त करना है। पूरा पेनिट्रेशन मतलब होता है ये आपकी प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ये थ्रू आउट पूरा पेनिट्रेशन प्राप्त करके आपको वेल्डिंग करना है। तो कौन सी प्लाज्मा, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस सही होगा? लेज़र बीम, माइक्रो प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन बीम या की होल प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है की होल प्लाज्मा। इसमें आपको पूरा पेनिट्रेशन यहाँ पे मिल जाता है। या आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं की होल प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे की होल टाइप का बन जाता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं की होल प्लाज्मा। इसमें आपको पूर्ण पेनिट्रेशन यहाँ पे मिलता है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द करंट रेंज इन माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में करंट की रेंज क्या होगी? अब अभी हमने बात की थी ना, माइक्रो प्लाज्मा में हम लोग 100 माइक्रोन से 1.5 mm तक की सीड्स की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट की रेटिंग भी क्या रहेगी? कम रहेगी थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ करंट की रेटिंग रहती है 0.05 से 15 एम्पियर तक। कितनी? 0.05 से 15 एम्पियर करंट पे हम लोग माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है 210 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द कॉज फॉर नगेट इन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया में जो नगेट है उसका कारण क्या है? नगेट फॉर्मेशन क्यों होता है? सफिशिएंट करंट, पर्याप्त करंट की वजह से, इनकरेक्ट सेटिंग इलेक्ट्रोड, गलत इलेक्ट्रोड सेटिंग की वजह से, इनसफिशिएंट इलेक्ट्रोड डायमीटर, अपर्याप्त इलेक्ट्रोड व्यास से, या इनसफिशिएंट हीटिंग ऑफ बेस मेटल की अपर्याप्त हीटिंग से। तो एक्चुअल में नगेट फॉर्मेशन होता है सफिशिएंट करंट से। सही करंट है तो एक्चुअल में स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस ही वही, उसमें नगेट फॉर्मेशन होगा। आप दो चीज़ों को इस तरह से वेल्ड कर रहे हैं, उसमें नगेट फॉर्मेशन होगा। यही स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया का तरीका ही है, कह लीजिए। नेक्स्ट है 211 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस स्पॉट वेल्डिंग इज बिलोंगिंग। अभी देखिए आ गया क्वेश्चन जो हमने पहले आपको बताया था कि वेल्डिंग प्रक्रिया में जो स्पॉट वेल्डिंग है वो किससे संबंधित है? गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग तो अपने आप में एक वेल्डिंग प्रोसेस है। आर्क वेल्डिंग इससे भी संबंधित नहीं है। रजिस्टेंस वेल्डिंग या जिग वेल्डिंग, तो रजिस्टेंस वेल्डिंग यानी प्रतिरोध वेल्डिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, परकुशन वेल्डिंग, ये सब क्या होते हैं आपके? रजिस्टेंस वेल्डिंग यानी प्रतिरोध वेल्डिंग के प्रोसेस होते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच प्रोसेस कट्स द स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील विद द हेल्प ऑफ हाई जेट वेलोसिटी। कौन सी प्रक्रिया उच्च जेट वेग की मदद से स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील को काटती है? उच्च जेट वेग। ठीक है, प्लाज्मा आर्क प्रोसेस, माइक्रो प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस, की होल प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस, नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क। ध्यान दीजिए, ये है प्लाज्मा आर्क। प्लाज्मा आर्क दो तरह की होती है, एक होती नॉन ट्रांसफर्ड, एक होती ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क। ठीक है, इसके बारे में डिटेल किसी और वीडियो में हम आप लोगों को जरूर एक बार बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप दोनों नाम जान सकते हैं। दो तरह का होता है, एक नॉन ट्रांसफर्ड, एक ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क।
213 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप ऑन द वन आउट मेटल पार्ट्स। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है ये घिसे हुए धातु के भाग, मान लीजिए कोई ऐसा धातु का एक पार्ट है, ये घिस गया है, ठीक है, वन आउट हो गया है, इसके ऊपर धातु के निर्माण हम उसके ऊपर क्या करते हैं ना, मेटल बिल्डअप कर देते हैं। वेल्डिंग वाली प्रक्रिया से ही हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेटल बिल्डअप करके फिर इसकी फिनिशिंग अच्छी कर देते हैं। इससे क्या होगा, टू चेंज द डायमेंशन, इसका आकार बदलने के लिए करते हैं हम। टू रिड्यूस इट्स शेप एंड प्रॉपर्टी, इसके आकार और गुण को हम कम करना चाहते हैं। टू मेक देम गुड एज न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। हम चाहते हैं कि ये क्या हो और अच्छा बन जाए और इसमें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं वो भी आ जाए, जो घिसा पिटा था, जो इसकी कमजोरी थी वो भी दूर हो जाए, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। घिसे हुए धातु के भागों पे हम मेटल बिल्डअप इसलिए करते हैं कि वो अच्छे हो जाएं, ठीक है, नए की तरह एकदम हो जाएं, साथ में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है गुण जिस प्रॉपर्टी की उसमें, वो प्रॉपर्टी वो गुण हमको उसमें मिल जाएं, ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द वियर कॉज्ड बाय लिक्विड्स आर गैसेज स्ट्राइकिंग मेटल पार्ट्स एट हाई स्पीड। उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है। देखिए धातु का कोई भी एक पार्ट हो, लेकिन इस पर अगर बहुत हाई स्पीड में, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में अगर आप इस पर चाहे पानी भी डालेंगे, आपने वाटर कटिंग प्रोसेस सुना होगा, अगर एक पतले नोजल से हम एकदम जेट की तरह पानी हाई प्रेशर पे इस पर अप्लाई करें तो पानी से आप इस धातु को काट सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कोई भी लिक्विड या गैस अगर हम स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल पे हाई प्रेशर हाई स्पीड के साथ तो क्या होगा, कोरोजन यानी जंग लगेगा, रस्ट लगेगा, फ्रिक्शन होगा, या इरोजन यानी कटाव पैदा होगा। तो यहाँ पे इरोजन यानी कटाव पैदा होता है। आपने देखा होगा कई बार झरने का या कहीं का पानी जो पत्थर पे गिरता रहता है, कई बार पानी ऊपर से गिरता रहता है, यहाँ देखेंगे आप पूरा ऐसे इस तरह से इरोड होके बह जाता है, ये कट जाता है, जबकि पत्थर कितना हार्ड है, पानी कितना सॉफ्ट है। बट जहाँ भी हाई स्पीड एंड प्रेशर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे वही पानी बड़े बड़े मेटल्स को, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट सकता है, ठीक है। 215 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द प्रोसेस टू पेंट विद पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल के साथ अगर आप चार्ज करके उसे पेंट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं पाउडर कोटिंग। क्या कहते हैं, पाउडर कोटिंग कहते हैं। पाउडर कोटिंग एक पेंटिंग का प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे पेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, पेंट पार्टिकल से आप कह लीजिए पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से जो मेटल होता है उसके ऊपर चिपक जाते हैं, आपकी पेंट की प्रोसेस है, एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं पाउडर कोटिंग। अलमीरा वगैरह आपने देखा होगा, पाउडर कोटिंग प्रोसेस से पेंट किए जाते हैं जनरली। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर, व्हाट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PQR। यहाँ कह रहा है जो PQR है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WPS। अब WPS की अगर बात करें, WPS को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है 218 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द मेन एम ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। जो अभी बात हुई ना यहाँ पे कि मेन एम क्या है वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन का, इन अ टेस्ट टू अ सर्टेन। एक किसी टेस्ट में पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्ड विद स्टैंड एंड डिजाइन कंडीशन, मतलब वेल्ड के गुण और डिजाइन की गई स्थिति को जानने के लिए करते हैं। परफॉर्म ऑफ वेल्ड विद स्टैंड डिजाइन कंडीशन, डिजाइन की अवस्थाओं को सामना करते हुए वेल्ड का क्या प्रदर्शन परफॉर्मेंस रहेगा आपका, उसको जांचने के लिए। परफेक्ट ऑफ वेल्ड विद स्टैंड ऑल कंडीशन, वेल्ड की सभी सही अवस्था को जानने के लिए। या पावर ऑफ वेल्ड, वेल्ड की शक्ति जानने के लिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन जो टेस्ट है ये हम करते हैं किसके लिए, प्रॉपर्टी ऑफ वेल्ड, जो वेल्ड के गुण हैं, ठीक है, एंड साथ में उसका जो डिजाइन है उसकी स्थिति को हम जानने के लिए करते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द बेसिस ऑफ वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता का आधार क्या रहता है। किसी वेल्डर परफॉर्मेंस की योग्यता अगर आपको डिसाइड करनी है तो उसका बेस क्या होगा, बेसिस क्या होगा। क्वालिटी वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, मतलब वेल्डर गुणवत्ता, जो गुणवत्ता वेल्डर उसकी प्रदर्शन योग्यता। क्विक वेल्ड ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता का त्वरित वेल्ड करना, मतलब अच्छी क्वालिटी का तुरंत वेल्डिंग कर देना।
एबिलिटी ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग की योग्यता, या टेस्ट वेल्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब वेल्डिंग की टेस्टिंग क्वालिटी उसकी अच्छी हो। तो वेल्डर परफॉर्मेंस योग्यता हमेशा आपकी क्वालिटी वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है मेज़र की जाती है, उसी के बेसिस पे आंकी जाती है, उसका आकलन किया जाता है। 220 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड बाय WPS टू टेस्ट वेल्डर्स परफॉर्मेंस। अब WPS का भी पीछे बात हुआ था ना कि वेल्डर यहाँ पे क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस टाइप का टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है बाय WPS, मतलब वेल्डिंग परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन द्वारा, टू टेस्ट वेल्डर परफॉर्मेंस। तो WPS के अंतर्गत अगर वेल्डर का आपको परफॉर्मेंस चेक करना है तो वहाँ पे हम लोग करते हैं NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में विजुअल इंस्पेक्शन आपका आता है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट आता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग आता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें आप जो भी आपका स्पेसिमेन है, जो भी आपका वेल्डिंग वाला पार्ट है, इसके आप लोग ब्रेक नहीं करते, बिना इसको तोड़े बिना इसको काटे आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड एज पर WPS टू इवेलुएट द डिलीवरी ऑफ साउंड एंड क्वालिटी वेल्ड। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब यहाँ कह रहा है कि किस तरह का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है WPS, वही वेल्डर परफॉर्मेंस जो भी आपका वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जो है उसमें, ठीक है। अगर आपको ये इवेलुएट करना है कि डिलीवरी ऑफ साउंड, मतलब साउंड की डिलीवरी उसमें कैसी रहेगी, एंड क्वालिटी वेल्ड, एंड वेल्ड की क्वालिटी कैसी है, तब आप कौन सा टेस्ट करेंगे। तो उस केस में आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी भंजनात्मक टेस्ट या डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना होगा, जिसमें आपका मटेरियल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और दोबारा यूज करने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट है 222 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटेड इन द वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। वेल्ड प्रक्रिया योग्यता में बताई गई विशेषताएं क्या होती हैं। वेल्ड प्रक्रिया योग्यता जो आपका वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या विशेषताएं बताई जाती हैं, मतलब जो विशेषताएं वो क्या हैं। इसेंशियल हैं, आवश्यक विशेषताएं हैं, नॉन इसेंशियल ऐसे ही गैर आवश्यक हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल दोनों हैं, या स्टैंडर्ड यानी मानक हैं। तो जितनी भी वेल्ड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन में विशेषताएं हैं वो सारी आवश्यक विशेषताएं वो होनी ही चाहिए, तभी वो ठीक है यानी सही है। नेक्स्ट है 223 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय। यहाँ कह रहा है कि प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या होता है। तो प्रेशर वेसल का निर्माण स्पेशली अगर वेल्डर के केस में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना प्रेशराइज चीज़ें होती हैं, प्लस उसकी अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए ना कुछ कोड डिसाइड किए गए हैं। उन कोड में जो स्टेनलेस स्टील है, आपका स्टील और स्टील की मिश्र धातुएं हैं, उनके लिए कोड है P1 से P11 तक। यहाँ हम आपको पूरा चार्ट दिखा देते हैं। स्टील एंड स्टील अलॉय के लिए है P1 टू P15 तक रहता है, 11 तक की बात वहाँ हुई है, वो स्टील के मिश्र धातु के लिए है। एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम के अलॉय के लिए 21 से 26 तक, कॉपर एंड कॉपर बेस के लिए 31 से 35 तक, निकल एंड निकल बेस के लिए 41 से 49, टाइटेनियम एंड टाइटेनियम बेस के लिए 51 से 53, और जिरकोनियम और जिरकोनियम एलॉय के लिए 61 से 62। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहता है, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आ ही गया उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, व्हाट द ग्रुपिंग P कोड नंबर फॉर वेल्डिंग कवर्ड अंडर कॉपर एंड कॉपर बेस एलॉय। तो कॉपर एंड कॉपर बेस एलॉय के लिए P कोड क्या था आपका, P31 से P35। टेबल में हमने आपको दिखाया था P31 से P35, आप यहाँ देख सकते हैं P31 से P35। अब आता है 225 नंबर क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज मोर डिजायरेबल इन फिलिंग अप ग्रुप्स ऑन एनी सरफेस। ग्रुप्स की सतहों को भरने में कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछनीय होती है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यानी SMAW, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यानी गैस वेल्डिंग एक तरह की, टिग वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो कहीं भी अगर आपको ग्रुप्स फिल करने किसी सरफेस पे तो सबसे बेस्ट आपकी होती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड या वेल्डिंग विधि। तो ये हो गया आपका 19वां पार्ट कंप्लीट। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने रखा, उम्मीद करेंगे सब लोग सही आंसर करेंगे यहाँ पे। व्हिच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन टिग वेल्डिंग प्रोसेस। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड का, कार्बन इलेक्ट्रोड का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का या मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसके बाद आपका एक पार्ट और बचता है पार्ट 20, जो कि कल हम आपका करवा देंगे एंड यहाँ से आपका वेल्डर का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना और अच्छी तैयारी करते रहिएगा।